हेलो दोस्तों, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डीपी सर। मैं आपके लिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चैप्टर मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था। ये है हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने बात की थी पुष्प की संरचना की, जो कि हमने पढ़ा कि पुष्प की संरचना कैसी होती है। पुष्प की संरचना होती है लैंगिक संरचना। इसके बाद हमने पढ़ा कि पुष्प की एक रस्सी की जाती है, उसकी रस्सी को क्या कहा जाता है। पुष्प की रस्सी को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। पुष्प के जो अध्ययन करते हैं उसको कहते थे एंथोलॉजी। फिर हमने पुष्प की संरचना की बात कर दी कि पुष्प का आरक कैसा होता है। उसके बाद हमने पुष्पासन यानी कि पुष्प का एक भाग है। पुष्पासन क्या है? पुष्प का एक भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। हमने पुष्पासन के बारे में बात की। पुष्पासन के अंदर कितने भाग थे? 4। बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जो जायांग होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये बात क्लियर है? ठीक है। और इसके अगला टॉपिक है पुंकेसर। पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण। जो लघु बीजाणु पर्ण होता है उसे कहते हैं पुंकेसर। परागकोश और पुतंतु मिलकर क्या बनाता है? पुंकेसर। परागकोश व पुतंतु मिलकर बनाता है पुंकेसर। परागकोश। अब हमारा टॉपिक है परागकोश। परागकोश पे कितनी पाली होती है? 2। हमने ये परागकोश के बारे में अध्ययन किया था। ये परागकोश है, इसके अंदर जो ये 2 पाली होती है, ठीक है। प्रत्येक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी, इसको काटते हैं जब इसके अंदर से 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। कितनी लघु बीजाणुधानी? 4 लघु बीजाणुधानी का हमने फिर आरेख देखा था। लघु बीजाणुधानी का आरेख कैसा होता है? लघु बीजाणुधानी में सबसे पहले हमने इसकी बाह्य परत बनाई थी, इसे क्या कहा गया था? बाह्य त्वचा। इसके बाद अंतस्थिशियम, इसे कहा मध्य परत। और यह है क्या? लघु बीजाणुधानी। और इसे क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। इसके बाद बाह्य त्वचा के बारे में हमने बात की। बाह्य त्वचा का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। अंतस्थिशियम का कार्य क्या है? परागकोश होता है ना, उसके क्या है? स्फुटन में सहायता करती है। परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। और जो मध्य परत होता है ना, उसका भी कार्य क्या होता है? परागकोश के स्फुटन में सहायता करना। टेपिटम, यह पोषण प्रदान करती है। टेपिटम के बहुत सारे कार्य, मुख्यतः इसमें से पहला कार्य है कि यह पोषण प्रदान करती है। बहुकेंद्रक होती है, इसके अंदर कितने बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब कोशिका होती है, उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये यूबिस्काई का निर्माण करती है और केलोज एंजाइम को स्रावित करती है। केलोज एंजाइम क्या कार्य करता है? जो 2 कोशिकाओं के जोड़ को तोड़ने का कार्य कौन करता है? केलोज एंजाइम। और केलोज एंजाइम को तोड़ने का कार्य कौन करता है? केलेज। अब हमने अगला टॉपिक है अपना लघु बीजाणु जनन। हमने पढ़ा था लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उससे अगुणित 4 अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन क्लियर हो गया। इसके बाद है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु परागकण का निर्माण कौन करता है? लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की। जो टेपिटम होता है वो कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? टेपिटम 2 एंजाइम स्रावित करता है, प्रोबिस और स्पोरोपोलिनी। जो प्रोबिस होता है ये किसका बना होता है? लिपिड का, जिसके बारे में आगे वापस अभी चर्चा करेंगे। और स्पोरोपोलिन जो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जो स्पोरोपोलिन होता है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो परागकण को सुरक्षा देता है, इसकी एज को बढ़ा देता है। ठीक है, प्रोबिस और स्पोरोपोलिन को क्या कहते हैं? यूबिस्काई। प्रोबिस तथा स्पोरोपोलिन के जोड़ को यूबिस्काई कहा जाता है। स्पोरोपोलिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मैंने कहा ना, स्पोरोपोलिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और जो याद रखना कि जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इनेमल। ये बात भी याद रखना। सूक्ष्म जीवाश्म, यानी कभी आपके प्रश्न आ जाएगा सूक्ष्म जीवाश्म पौधे में किसके मिलते हैं? तो परागकण के, क्योंकि परागकण पर क्या होता है? स्पोरोपोलिन। उसके बाद गुरु बीजाणु जनन की हम आपको परिभाषा बताते हैं। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। अब हम पढ़ने वाले लेक्चर 2 में लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। सबसे पहले हम लघु बीजाणु की संरचना के बारे में बात करते हैं कि लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है। ये लघु बीजाणु, ये इसका अगुणित केंद्रक, इसके ऊपर सबसे पहले कोशिका भित्ति चढ़ी होती है। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली।
सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ये कौन सा केंद्रक है? अगुणित केंद्रक, अगुणित केंद्रक। अब इसके ऊपर एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इसके ऊपर कोशिका, इसके ऊपर एक ऐसे इस प्रकार से कोशिका भित्ति होती है। ये हमने कोशिका भित्ति का निर्माण कर दिया। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज व पैक्टिन की। ये बात ध्यान रखना। अभी हमने किसकी बात की है? लघु बीजाणु की। लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण होता है। इसके बाद हम इसकी दूसरी संरचना की बात करते हैं, जिसके इसके ऊपर अभी क्या आ जाएगा? टेपिटम की एक परत आ जाएगी जो इसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे पहले हमने अगुणित केंद्रक बना दिया अपना। इसके ऊपर क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति। मैं जो भी आपको नाम बता रहा हूँ उसे अच्छी तरह से याद कर लेना। ये हो गई कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी होती थी? सेलुलोज और पैक्टिन की। ये बात क्लियर। अब इसके ऊपर क्या होता है? एक परत चढ़ जाती है। उस परत का नाम मैं भी आपको बताता हूँ, इसकी परत बना देता अपन। इसके ऊपर इस प्रकार से एक परत बन जाती है। ये इसके ऊपर एक परत बन चुकी है। ये इसके ऊपर एक परत बन चुकी है। ठीक है। अब आप कहोगे इस परत का नाम क्या है? इस परत का नाम है बाइचोल। इसे हम क्या कहेंगे? बाइचोल। लेकिन ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है ये स्पोरोपोलिनिन की। इसको क्या कहते हैं? यूबिस्काई। ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब आप कहोगे सर ये आपने छिद्र क्यों छोड़ा? यहाँ पर एक छेद टाइप में क्यों है? यहाँ पर आपने इस परत को पूरा क्यों नहीं बनाया? इसको हम कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र। ठीक है। अभी अगर आप कहोगे कि क्या ये परागकण बन गए? नहीं, अभी तक ये परागकण नहीं बना है। इसके ऊपर क्या है? ये एक स्पोरोपोलिन की त्वचा है जिससे इसकी एज बढ़ाती है। कहते हैं ना कि परागकण के सूक्ष्म जीवाश्म मिलते हैं। किसके कारण मिलते हैं? स्पोरोपोलिन की परत के कारण। और जो इसकी सेकेंड नंबर की परत हो गई ना, इसे कहते हैं अंतःचोल। क्या? अंतःचोल। ठीक है। अब हम इसकी और जो जनन छिद्र होता है इसका कार्य भी बता देते हैं हम आपको। जनन छिद्र का कार्य होता है पराग नलिका को निकलने का रास्ता दिखाती है। पराग नलिका दिखी है ना? जब वर्तिकाग्र पर परागकण आता है, इसके ऊपर परागकण आएगा तो इसको नीचे से पराग नलिका भी निकलेगी। तो यही पराग नलिका को रास्ता दिखाता है। ठीक है। अब ये जो अगुणित केंद्रक है इसमें विभाजन होगा। अगुणित केंद्रक में क्या होंगे? विभाजन। ये अपना प्लाज्मा झिल्ली, ये होगा इसमें विभाजन। विभाजन होने से इसमें कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2। ये पहला केंद्रक, ये दूसरा केंद्रक। पहला केंद्रक एक पतली प्लेट की तरह होता है, एक डिस्क नहीं होती डिस्क की तरह। और जब दूसरा केंद्रक होता है ये वाला, ये थोड़ा सा साइज से बड़ा होता है। ये अपनी क्या हो गई? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर क्या आवरण होता है? कोशिका भित्ति का। हमने लाल पेन से बनाए थे, लाल पेन से बना देते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आ गई? स्पोरोपोलिनिन की परत। स्पोरोपोलिनिन के ऊपर एक और चीज होती है। अगर आपको मैंने बताया था यूबिस्काई किसे कहते हैं? 2 चीजों से मिलकर बनी होती है यूबिस्काई। स्पोरोपोलिनिन और बताओ, स्पोरोपोलिनिन और किसकी बनी होती है? प्रोबिस। स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिस मिलकर क्या बनाते हैं? यूबिस्काई। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है?
स्पोरोपोलिनिन के साथ प्रोबिस आ जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है। अब इन दोनों को, अब इसमें क्या आ गया, स्पोरोपोलिनिन आ गया और प्रोबिस। स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिस को हमने क्या कहा था, यूबिस काय। क्या कहा, यूबिस काय, ठीक है। मेरी ये बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि क्या ये पूर्ण रूप से परागकण बन चुका है। नहीं, अभी तक ये पूर्ण रूप से परागकण नहीं बना है। यह एक परिपक्व परागकण नहीं है। परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। परागकण कैसा होता है, एक नर युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और विभाजन होगा, उसके पश्चात यह परागकण में परिवर्तन हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक केंद्रक यहाँ पर आ जाएगा और एक केंद्रक यहाँ पर हो जाएगा। मतलब परागकण कितने केंद्रक का होता है, 3 केंद्रक का होता है, ठीक है। अब अपन कुछ नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। परागकण कैसा होता है, सबसे पहले हम टॉपिक पर थोड़े से नोट्स बना देते हैं। परागकण कैसा होता है, नर युग्मकोद्भिद। कैसा, नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। इसके बाद यह एक लैंगिक संरचना है जिससे एक सभी एंजियो युग्मक परागकण के अंदर नर युग्मक होता है। जो ये परागकण होता है ये कैसा होता है, नर युग्मक, ठीक है। और इसकी संरचना कैसी होती है, लैंगिक संरचना, ठीक है। ये लिख देते हैं, यह लैंगिक संरचना है, यह लैंगिक संरचना है, ठीक है। अब इसमें 60% एंजियोस्पर्म होते हैं। उनमें परागकोश का स्फुटन होगा तो 2 कोशिका अवस्था में निकलेंगे। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि कौन सी कोशिका में निकली, इसका स्फुटन हुआ तो 2 कोशिका बनी, और 2 कोशिका से कितनी बन गई, 3 कोशिका, जो कि 40% बचेंगे। मतलब 60% जो होंगे वो एंजियोस्पर्म, वो क्या करेंगे, परागकोश का स्फुटन होगा तो 2 कोशिका अवस्था में निकलेंगे, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका, ठीक है। और जो लास्ट में 40% बचेंगे, मतलब 60% जो हुए उन्होंने क्या किया, 2 कोशिका अवस्था में निकल गए, और जो 40% बचे उन्होंने 3 कोशिका अवस्था में निकले, और जो 60% थे वो कोशिका बन गई जनन कोशिका, और जो 40% थी वो क्या बन गई, कायिक कोशिका, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये अपना क्लियर हो गया। अब इसके बाद है नोट पॉइंट। मैं आपको एक नोट पॉइंट बना देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट, हम परागकण को ज़्यादातर सुरक्षित भी रखते हैं, क्योंकि परागकण को कभी स्वपरागित भी किया जाता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। परागकण को किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, परागकण को सुरक्षित करने के लिए इसको एक तापमान में रखते हैं, निश्चित तापमान में। कितना, उसका तापमान कितना होता है, 196 डिग्री सेल्सियस, और वो भी किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, आप समझ गए होंगे। उसको एक निश्चित तापमान में 196 डिग्री में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डुबा कर रखते हैं, जिससे परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको सुरक्षित रखते हैं, उससे क्या कहते हैं। इसको जहाँ पर सुरक्षित रखते हैं, उससे क्या सुरक्षित रखते हैं, उसे कहते हैं पराग बैंक। क्या कहते हैं, पराग बैंक। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए पराग बैंक किसे कहते हैं, तो आप बता देना कि जहाँ पर परागकण को सुरक्षित रखा जाता है, परागकण को सुरक्षित रखा जाता हो, उसे क्या कहते हैं, पराग बैंक। और परागकण को कौन से तापमान में सुरक्षित रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस, और वो भी किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आपको पता होगा कि सबके परागकण की जीवन सत्ता अलग अलग होती है, तो हम एक इम्पोर्टेंट उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, 2 उदाहरण के बारे में। सबसे पहले हम गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता, यहाँ पर अपना टॉपिक खत्म, और अपना अगला टॉपिक है परागकण की जीवन क्षमता। परागकण की एक निश्चित जीवन क्षमता भी होंगी, क्योंकि परागकण सब में अलग अलग होते हैं, सब पात्र में परागकण पाए जाते हैं। हमने परागकण के कैसा बनता होता है आपको समझ में आ गया ना।
अब हम पढ़ेंगे परागकण की जीवन क्षमता कैसे होती है। सबसे पहले हम गेहूं के बारे में बात करते हैं कि गेहूं की कितने परागकण की क्षमता होती है। गेहूं या कोई धान है तो उसकी परागकण की क्षमता होती है 30 मिनट। कितनी? 30 मिनट। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी एमसीक्यूज में आ जाए, अगर आप भी नीट जेईई जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में ये एमसीक्यू में आ सकता है कि गेहूं व धान की जीवन क्षमता कितनी, परागकण की जीवन क्षमता कितनी हो जाए, तो क्या लिखोगे? 30 मिनट। ठीक है। और रोजेसी और सोलेनेसी जैसे पादपों में, जैसे रोजेसी और सोलेनेसी इसकी कितनी होती है? इसके कुछ महीनों तक। कितनी? कुछ महीने, मतलब कुछ महीनों में कि 2 महीने भी हो सकते हैं और 3 महीने भी हो सकते हैं, कुछ महीनों तक। ठीक है। अब परागकण के नुकसान भी होते हैं और परागकण के फायदे भी होते हैं। हम सबसे पहले परागकण के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अगला टॉपिक है कि परागकण के फायदे क्या है। आप भी मेरे पीछे पीछे नोट्स बनाते रहो जिससे आपके भी बेनिफिट रहेगा। परागकण के फायदे। परागकण के ऐसे तो मुख्यतः 2 फायदे जो अपनी किताब बायोलॉजी के एनसीईआरटी में दिया गया है। सबसे पहले कि इससे टैबलेट बनाई जाती है। इससे ये टैबलेट का निर्माण करते हैं। ये टैबलेट किसे दी जाती है? धावकों को। मतलब ये जो घोड़े होते हैं ना, उनको ज़्यादा दौड़ते हैं, जो धावक होते हैं उनको ये टैबलेट दी जाती है जिससे उनकी गति बढ़ती रहे। ठीक है। और ये परागकण होता है, ये एक पोषणीय पदार्थ होता है। यह एक पोषणीय पदार्थ होता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हम पढ़ते हैं परागकण के नुकसान। परागकण के फायदे तो नुकसान भी होंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक है कि अपने परागकण के फायदे तो पढ़ लिए, परागकण के फायदे आपको समझ में आ गया, तो आप पढ़ो परागकण के नुकसान। परागकण के नुकसान। परागकण से मुख्यतः अपने जो बायोलॉजी किताब है उसमें 2 नुकसान बताए गए हैं। जो पहला नुकसान है उसे कहते हैं अस्थमा। यह एक बीमारी होती है जिसमें मनुष्य को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर जो खेत में रहते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो परागकण हवा में उड़ते हैं और नाक के जरिए अपने श्वास नली के अंदर चले जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, जिसे सामान्य भाषा में दमा भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो बीमारी होती है श्वसनी थोत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंचिस्ट। श्वसनी थोत। ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, आपको सभी समझ में आ गया? ठीक है। और अगला अपना टॉपिक है, सबसे पहले अपन वापस एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन किया अपन ने। सबसे पहले अगुणित एक लघु बीजाणु लिया जिसमें क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन की परत आ गई, फिर उसके अंदर विभाजन हुआ जिससे वह द्विगुणित बना, द्विगुणित से त्रिगुणित हो गया, इसमें 3 कोशिका का निर्माण हो गया। ठीक है। और नर युग्मकोद्भिद, ये जो परागकण होता है नर युग्मकोद्भिद होता है। यह लैंगिक संरचना होती है। परागकण को सुरक्षित, मतलब परागकण जो होता है उनको सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित तापमान में रखा जाता है और जिसके अंदर रखा जाता है उसे कहते हैं, उसमें -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में उसमें रखते हैं। परागकण बैंक, जहाँ पर परागकण को सुरक्षित रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पराग बैंक। जहाँ पर परागकण को सुरक्षित रखा जाता है उसे क्या कहते? परागकण को सुरक्षित रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पराग बैंक। परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है? जो गेहूं धान होता है उसकी जीवन क्षमता होती है 30 मिनट और रोजेसी सोलेनेसी जैसे पादपों की कुछ महीनों तक हो सकती है। परागकण के कुछ फायदे भी है। इससे क्या बनाई जाती है? टैबलेट का निर्माण किया जाता है। यह एक पोषणीय पदार्थ है। जो ये क्या परागकण क्या है? पोषणीय पदार्थ होता है। ठीक है। अब परागकण के हमने नुकसान भी पढ़े। परागकण के 2 मुख्यतः नुकसान बताए अपनी किताब में, श्वसनी थोत और अस्थमा। श्वसनी थोत को ब्रोंचिटिस कहते हैं, जिसमें ब्रोंचिटिस कहते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर। अब अपना अगला टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक है एकांडपी। क्या कहते हैं उसे? एकांडपी।
एकांडपी किसे कहते हैं? उससे पहले मैं आपको बता देता, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बनता है। कितने? 3 भागों से। सबसे पहला कौन होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। ठीक है, वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। मैं आपको इसका चित्र बनाकर भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये अपना हो गई वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र के बाद हो गई अपनी ये इस प्रकार से अंडाशय। इसको क्या कहते हैं पूरे को? ये है स्त्री केसर। अब हम बात करते हैं एकांडपी किसे कहते हैं। एकांडपी नाम आपने शायद तक इस चैप्टर में डिटेल्स, अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आपने एकांडपी का नाम जरूर सुना होगा। एकांडपी, एकांडपी उसे कहते हैं एक पौधे में स्त्री केसर एक होता है तो उसे एकांडपी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक पौधा है, मैं आपको पहले परिभाषा लिख देता हूँ। एक पौधे में स्त्री केसर की संख्या, स्त्री केसर कितना? एक होता हो, एक होता हो तो उसे एकांडपी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक कितना है? स्त्री केसर है, एक ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एकांडपी। ठीक है, तो वापस हम इसका चित्र बना देते हैं। ये हो गया वर्तिकाग्र। इसका आपको नाम तो पता है, वापस लिखूं? अभी लिख एक मिनट इसका नाम वापस में। चित्र सही नहीं बना तो कुछ में चल देगा। ये होगा स्त्री केसर, सॉरी, इसे कहते हैं अपन वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इसे कहते हैं वर्तिका, और इसे कहते हैं हम अंडाशय। ठीक है, जो ये इससे हम पूरे को हम क्या कहेंगे? स्त्री केसर। और ये एक स्त्री केसर, इसलिए हम इसको कहेंगे एकांडपी, एकांडपी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर? अब हमारा अगला टॉपिक है, मतलब तो पॉइंट है कि पौधों में अगर स्त्री केसर एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुअंडपी। मतलब इसमें अगर एक है तो इसे हम एकांडपी कहेंगे, तो बहुत ज़्यादा है तो बहुअंडपी। क्या कहेंगे? बहुअंडपी, बहुअंडपी। एक पौधे में स्त्री केसर, स्त्री केसर तो आप समझ के ना, स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुअंडपी। ये बात क्लियर है सभी को? बहुअंडपी कहेंगे, बहुअंडपी। ठीक है, एकांडपी यानी जिसमें कितने स्त्री केसर हो? एक हो, और जिसमें 2 स्त्री केसर हो उसे क्या कहेंगे? बहुअंडपी। उसका मतलब है कि अगर एक से ज्यादा कितना हो सकता है? एक नहीं, एक से ज्यादा, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, कितने भी। ठीक है, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। और बहुअंडपी होते हैं उसके भी 2 भाग होते हैं, बहुअंडपी। इसके भी कितने भाग होते हैं? 2। पहले भाग को कहते हैं युक्तांडपी और दूसरे भाग को कहते हैं युक्तांडपी। ठीक है, सबसे पहले हम युक्तांडपी की बात करते हैं। युक्तांडपी, और इसको कहते हैं युक्तांडपी। मैंने ऐसे लिखा है युक्तांडपी, ठीक है। और युक्तांडपी को इंग्लिश में कहते हैं सिनोरोप्स, और इंग्लिश में कहते हैं एपोरोप्स। ठीक है, और अगर युक्तांडपी को डेफिनेशन से समझा जाए तो अगर अंडप जुड़ जाए, मतलब कोई अंडप आए और उससे जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? युक्तांडपी। जैसे अगर अंडप जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? युक्तांडपी। समझ गए युक्तांडपी की? अगर अंडप जुड़ जाए, ठीक है। और इसके उदाहरण भी है, उदाहरण मुख्य है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले उदाहरण है। सबसे पहला है पेम्पावर, जिसे हम अफीम भी कहते हैं, पेम्पावर, इसे अफीम भी कहते हैं।
और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? पॉपी, POOPY, पॉपी। ठीक है। और अगला है गुड़हल, गुड़हल, सॉरी गुड़हल। ठीक है। ये 2 उदाहरण मैंने आपको बता दिए जो कि किसके उदाहरण है? युक्तांडपी के। अब हम बात करते हैं युक्तांडपी की। युक्तांडपी किसे कहते हैं? जो एनोपोपस किसे कहते हैं? अगर अंडप अलग अलग हो जाए, जो अंडप है अगर अंडप अलग अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? युक्तांडपी, युक्तांडपी कहेंगे। इसके भी मुख्यतः उदाहरण है। इसका जो उदाहरण है पहला वाला, उसका उदाहरण है माइचोलिया, जिसे क्या कहते हैं? चंपा के पेड़। चंपा के पेड़ आपने नाम सुना, उससे कहते हैं साइंस की भाषा में माइचोलिया। ठीक है, माइचोलिया। इस पूरी बात आपको क्लियर है? ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है अंडा से अपन एक बात करते हैं कि फल कौन बनाता है। कभी अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि फल का निर्माण कौन करता है, तो फल का निर्माण हमेशा कौन करेगा? अंडा से। अंडा से फल का निर्माण करता है। अंडा से फल का निर्माण करता है। और अब आप ये भी कहोगे कि अंडा से तो चलो फल का निर्माण करता है, तो बीजांड किसका निर्माण करता है? बीजांड हमेशा बीज का निर्माण करता है। अंडा से फल का निर्माण करता है तो बीजांड बीज का निर्माण करता है। ठीक है। अब हम सब एक बात और करते हैं। अगर कभी सवाल आ जाए कि सबसे बड़ी वर्तिका किसकी है? वर्तिका जानते हो? ये वाली, ये तो हो गई अपनी वर्तिका ग्रह। ये वर्तिका, सबसे बड़ी लंबी वर्तिका किसकी है? तो सबसे याद रखना, सबसे बड़ी वर्तिका मक्के की होती है। किसकी होती है? मक्के की। सबसे बड़ी वर्तिका मक्के की होती है। ठीक है, अपना ये टॉपिक क्लियर। अब हम अगला टॉपिक लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। यह हम वर्तिका की बात कर चुके हैं और अब ये लेक्चर कंप्लीट, और अगला लेक्चर होगा अपना लेक्चर नंबर 3, जो हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद फॉर वीडियो में बने रहने के लिए।